दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एकदम क्रांति से भरे चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है। हम इसमें देखेंगे कैसे वहाँ के लोगों ने एक तानाशाही व्यवस्था को ख़त्म करके कैसे एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की, कैसे वहाँ के मध्यम वर्ग के लोगों ने कैसे अपने आप को सामने लाए, कैसे वहाँ के लोगों की जीवन में क्या हुआ, बदलाव हुआ। तो हम इसमें देखेंगे कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, क्या कारण थे कि वहाँ के लोगों को क्रांति करनी पड़ी, इसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा करें। तो हम देखते हैं कि इस क्रांति की शुरुआत जो हुई 14 जुलाई 1789 को हुई। ठीक है, इस क्रांति की शुरुआत कब हुई? 14 जुलाई 1789 को इस क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, और कहाँ से हुई? बास्तील के किले से। ठीक है, बास्तील किले से क्यों हुई? क्योंकि वहाँ का जो शासक था, वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी क्या हुई? बास्तील नामक किले पर ही केंद्रित थी। ठीक है, तो इस कारण जो हुआ, वहाँ की आम जनता ने विद्रोह करके बास्तील किले क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। और क्या हुआ? वहाँ जो कैदी थे उनको रिहा करवा लिया। इसी बीच में क्या हुआ? वहाँ का जो बास्तील किले का जो कमांडर था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या था? शॉर्ट इंट्रो था कि कैसे शुरुआत हुई, कब शुरुआत हुई इस क्रांति की, फ्रांसीसी क्रांति की। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि वहाँ के फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण क्या थे। तो हम पहले बात कर लेते हैं सामाजिक कारण के बारे में। ठीक है, बात करेंगे हम सामाजिक कारण के बारे में। ठीक, ये कैसे, यह अहम भूमिका निभाता है सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण क्या था कि वहाँ का जो वर्ग था या समाज था, किसमें बटा था? वर्गों में। ठीक है, पहला कारण क्या हो जाएगा? सामाजिक। समाज किसमें बटा था? ठीक, समाज किसमें बटा था? वर्गों में। समाज वर्गों में बटा था। ठीक है, दूसरा कारण क्या था? सामाजिक विभेद। दूसरा कारण था सामाजिक विभेद। ये क्या था? वहाँ का दूसरा सामाजिक कारण था। और तीसरा क्या था? मध्य वर्ग का उदय। ठीक, ये क्या थे? तीन ऐसे कारण थे जो वहाँ के फ्रांसीसी क्रांति होने के कारण थे। एक प्रकार के पहला कारण क्या हुआ? समाज का वर्गों में बटा होना, सामाजिक विभेद था और मध्य वर्ग का उदय। तो अब इन्हीं तीन में से क्या है, हम एक किसी न किसी टॉपिक पे क्या है चर्चा करेंगे। तो देखते हैं समाज कैसे वर्गों में बटा था। तो समाज वर्गों में बटा था, वहाँ का समाज जो है 3 वर्गों में बटा था। ठीक, प्रथम स्टेट, और द्वितीय स्टेट। वहाँ का समाज जो है 3 स्टेट में बटा हुआ था। ठीक, प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्टेट। ठीक, वहाँ का जो फ्रांसीसी समाज था 3 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें कि प्रथम वर्ग में कौन लोग आते थे, द्वितीय स्टेट में कौन लोग आते थे और तृतीय स्टेट में कौन लोग आते थे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे प्रथम स्टेट में क्या है। प्रथम स्टेट में वहाँ के जो चर्च के पादरी लोग थे। ठीक है, प्रथम स्टेट में चर्च के पादरी। ठीक है, पादरी लोग वर्ग आता था। ठीक है, चर्च के पादरी वर्ग। ठीक, द्वितीय स्टेट में क्या था? कुलीन वर्ग आता था। ठीक, और तृतीय स्टेट में क्या था? वहां के जो आम लोग थे, व्यवसायी। ठीक, व्यवसायी, व्यापारी व किसान वर्ग आता था। ठीक, और इसमें शिल्पकार, साहू, ये क्या है, इतने लोग जो है आते थे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वहाँ का जो जमीन था, कितने लोग, किसका कितना हिस्सा था। तो जब जमीन का जो 60% हिस्सा था, ठीक है, जमीन का जो 60% हिस्सा था वो किसके अंडर में था? कुलीन और चर्च के अंडर में था। ठीक, कुलीन वर्ग व चर्च के अंडर में था। ठीक, ये क्या था? वहाँ का जो जमीन का हिस्सा था। ठीक है, जमीन का 60% जो था कुलीन व चर्च के हिस्से में आता था। अब लेकिन वहाँ पे ऐसा क्या है, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी कि जो इसको नकारती हैं, क्योंकि वहाँ का जो पूरा जो टैक्स वगैरह वो क्या है, तृतीय स्टेट के लोग पे करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी 60% हिस्सा किसका है? चर्च और कुलीन का है। ठीक है, तो प्रथम 2 स्टेट को क्या है, ठीक है, प्रथम 2 स्टेट के लोगों को
कुलीन और चर्च के पादरी वाले लोगों को क्या था, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, इनको और इनको क्या थे, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि कर व्यवस्था, जो राज्य को एक प्रकार का जो है टैक्स दिया जाता था, इनको टैक्स में क्या थी, छूट थी। ठीक है, टैक्स में छूट थी इनको, प्रथम स्टेट व द्वितीय स्टेट के लोगों को। ठीक है, लेकिन जो राज्य के सभी टैक्स थे किसके द्वारा भरे जाते थे, तृतीय स्टेट के लोग। सभी टैक्स क्या है, कौन भरता था, तृतीय स्टेट के लोग। तो ये क्या था, एक प्रकार से ये भी कारण था, ठीक है, वहाँ के लोगों को क्रांति करने का। एक प्रकार से ये भी क्या है, ये भी मतलब एक मुद्दा है कि वहाँ के लोग क्रांति किए, इस कारण क्या है, ये भी एक कारण था। अब इसके बाद हम बात कर लेते थे कि कुछ और एक दो चीजें हैं जो क्या है उनमें विशेष अधिकार प्राप्त थे। जैसे दो प्रकार के टैक्स लिए जाते थे, टाइद और टाइल। ये क्या थे, दो प्रकार के टैक्स थे जो क्या है तृतीय स्टेट के लोग, ठीक है, इसको भी क्या है तृतीय स्टेट के लोग क्या है पे करते थे। ठीक है, इसको क्या है तृतीय स्टेट के लोग देते थे, किसको, चर्च को। ठीक है, चर्च के पादरी को। ठीक, और ये टाइल क्या थे, एक प्रकार से ये भी क्या है तृतीय स्टेट द्वारा ही ये भी क्या है पे किया जाता था। ये भी क्या है तृतीय स्टेट द्वारा दिया जाता था, किसको, राज्य सरकार को। ठीक है, ये भी क्या है एक प्रकार का टैक्स है जो किसको दिया जाता था, राज्य सरकार को। तो अब एक बात ये हुई कि अब देखिए तृतीय, प्रथम और द्वितीय स्टेट का कितना हिस्सा 60% जमीन पर है, लेकिन उसके बावजूद भी टैक्स कौन पे कर रहा है, तृतीय स्टेट। तो इससे क्या होगा, आम जनता में क्या होगा, विद्रोह की भावना उत्पन्न होगी, क्योंकि मान लीजिए आप दो स्टेट हैं, आप कोई टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, उसके बावजूद जो क्या है मतलब मध्यम वर्ग से नीचे भी क्या है वो भी क्या है पूरा टैक्स पे कर रहा है। तो इस कारण ये भी क्या सामाजिक कारण जो है वहाँ के लोगों को क्या है विद्रोह करने के लिए मजबूर करता है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं, ये क्या हो गए, सामाजिक कारण हो गए। इसके बाद हम देखें कि आर्थिक कारण क्या क्या थे कि वहाँ के लोगों को विद्रोह करना पड़ा। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा हो जाएगा आर्थिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण क्या थे कि वहाँ के लोगों को विद्रोह करना पड़ा। तो पहला कारण क्या हो जाएगा, जो फ्रांस है उसने अमेरिका की मदद की थी जब उसका अमेरिका का ब्रिटेन से युद्ध हुआ था। तो ठीक है, तो लगभग कितना 12 अरब, लगभग 12 अरब, ठीक है 12 अरब लिब्रे का किस पर कर्ज था, फ्रांस पर। ठीक है, 12 अरब लिब्रे का, ठीक है, कर्ज था किसके ऊपर, फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस के ऊपर कितना था, 12 अरब अरब लिब्रे क्या था, कर्ज था। उसके बाद दूसरा कारण है, उसके बाद दूसरा कारण है खाली राजकोष। ठीक, राजकोष क्या था, खाली था। और तीसरा कारण क्या हो जाए, जीविका का संकट। ठीक, तीसरा कारण क्या हो जाएगा, जीविका का संकट। और चौथा कारण क्या हो जाएगा, कर व्यवस्था। ठीक है, तो कर व्यवस्था के बारे में हम आपको पीछे बता चुके हैं, जीविका का संकट और राजकोष कैसे खाली था और ये कर्ज कैसे हुआ। तो जब क्या हुआ, ब्रिटेन से युद्ध हुआ तो कितना 12 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया किस पे, फ्रांस के ऊपर। अब इसके बाद जब इतना कर्ज है तो राजकोष स्वाभाविक बात है कि खाली होगा। ठीक है, तो राजकोष एक दो कारण और है कि राजकोष जैसे मान लीजिए इसमें राजकोष खाली कैसे, जो मान लीजिए पूर्ववर्ती राजा थे लुई 16 के पहले जो राजा थे उन्होंने अपनी क्या शानो शौकात पे क्या है ज्यादा खर्च कर दिया, तो इस कारण क्या हुआ, राजकोष खाली था। अब थोड़ा सा हम इसी बीच में हम पढ़ लेते हैं लुई 16 के बारे में। ठीक है, लुई 16 कौन था, ठीक, लुई 16, तो लुई 16 जो था बूर्बो राजवंश का राजा था। ठीक, बूर्बो राजवंश का था। ठीक, ये कौन था, वहां का सम्राट था जो क्या है 1774 में। ठीक, कब इस गद्दी पर कब बैठा, 1774 पे। ठीक है, 1774 पे क्या है जब ये राजगद्दी पर बैठा। तो किस वंश का राजा था, बूर्बो राजवंश का था। और इसका विवाह किससे हुआ, ऑस्ट्रिया की। ठीक है, ऑस्ट्रिया के
मेरी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, ठीक, उसका नाम था मेरी एंतोइनेट, ठीक है, उसका नाम क्या था, मेरी एंतो, ठीक। अब इसका जब विवाह हुआ, अब उस समय जब क्या 1774 में राजगद्दी पर बैठा, तो इसके सामने एक विकट समस्या थी कि राजकोष जो है खाली है, ठीक। खाली क्यों था, क्योंकि लुई 16 के पहले के जो राजा थे उन्होंने अपने क्या है, मतलब कुछ ऐसी उनकी वर्क रहे होंगे कि क्या उससे क्या राजकोष खाली हो गया, कुछ समझ अपनी मतलब शान और शौकात पे या फिजूल खर्ची पे क्या है ज़्यादा खर्च कर देते थे, तो इस कारण क्या हुआ, राजकोष पूरा खाली था। अब इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में कि जीविका का संकट कैसे उत्पन्न हुआ, क्या कारण थे कि वहाँ की जीविका में प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो पहला हमारा कारण हो जाएगा जीविका का संकट, ठीक, ये तीसरा नंबर हो जाएगा जीविका संकट। अब ये जीविका का संकट कैसे उत्पन्न हुआ, 1715 में जो है, ठीक है, 1715 में जो है वहाँ की जनसंख्या कितनी थी, 1715 में वहाँ की जनसंख्या 2.3 थी, ठीक। लेकिन 1789 में यह बढ़कर 1789 में यह बढ़कर कितनी हो गई, 1789 में बढ़कर 2.8 हो गई, ठीक। अब इसमें देखें कि जनसंख्या कितनी थी 1715 में 2.3 थी, लेकिन 1789 में बढ़ के कितनी हो गई, 2.8 हो गई। तो ये भी क्या, जनसंख्या का बढ़ना भी क्या है एक प्रकार से। अब ये जनसंख्या बढ़ेगी तो जो वहाँ का प्रोडक्शन होगा, अब ये जनसंख्या बढ़ गई तो लोगों को क्या कुछ न कुछ डिमांड बढ़ेगी, और एक कारण यह था कि जो वहाँ का उत्पादन था, प्रोडक्शन था, वहाँ का जो प्रोडक्शन था कम था, ठीक है, प्रोडक्शन क्या था, कम था, लेकिन जनसंख्या क्या थी, अधिक थी, ठीक। जनसंख्या क्या क्या कर गई, ग्रो कर गई, लेकिन प्रोडक्शन क्या है, धीमा है। तो इस कारण जो वहाँ का प्रोडक्शन है वो कम है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है, तो इस कारण क्या होगा, लोगों को वहाँ की जीविका का संकट उत्पन्न होगा। क्यों उत्पन्न होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हम खेती करते हैं तो खेती में हमारा उत्पादन उतना ही है, ठीक है, प्रोडक्शन क्या हुआ, कम हुआ, लेकिन हमारे घर की या लोगों की क्या जनसंख्या बढ़ गई, तो इससे क्या होगा, खाना में कुछ ना कुछ कमी आएगी, तो इससे क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, जनसंख्या का बढ़ना भी क्या है वहाँ का एक फ्रांसीसी क्रांति का आर्थिक कारण है। तो इस कारण क्या हुआ, जो वहाँ का जो आम भोज्य पदार्थ था, पाव रोटी, ठीक है, प्रोडक्शन कम हुआ तो वहाँ का जो आम भोज्य पदार्थ है जो खाते हैं वहाँ के लोग, पाव रोटी, तो उसकी कीमत क्या हो गई, पाव रोटी की कीमत बढ़ गई, ठीक। पाव रोटी की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज कर गई पाव रोटी की कीमत। तो इस कारण क्या हुआ, वहाँ के लोगों की जीविका में भी संकट आया। क्या है, प्रोडक्शन कम है, लेकिन क्या है, जनसंख्या बढ़ गई, तो इससे क्या हुआ, वहाँ का जो, और एक चीज़ और, वहाँ के लोगों की जो मजदूरी थी उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई, मजदूरी का जो मतलब काम करने के बाद जो पेमेंट होता है उसमें कोई वृद्धि नहीं, तो इससे क्या हुआ, जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो बढ़ गई। तो ये क्या थे, फ्रांसीसी क्रांति के कारण थे। उसके बाद हम देख लेते थे कर व्यवस्था। तो कर व्यवस्था में हम पीछे भी बताए कि जो बाकी कर थे वो तृतीय स्टेट के लोग चुकाते थे। कौन चुकाता था, तृतीय स्टेट के लोग, चाहे राज्य सरकार को देना हो चाहे चर्च के लोगों को देना हो, वे क्या है जो भी कर था वो कौन चुकाता था, तृतीय स्टेट के लोग। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजनीतिक कारण के बारे में, ठीक है। ये क्या हो गए, सामाजिक और आर्थिक कारण। तीसरा कारण क्या है, राजनीतिक कारण, ठीक। तीसरा जो कारण है हमारा राजनीतिक कारण है। ठीक है, तो राजनीतिक कारण क्या था, अयोग्य शासन, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा, विशेषाधिकार, ठीक, जो कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे द्वितीय और प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को, ठीक, उसके बारे में है। तो ये क्या है, दो ऐसे राजनीतिक कारण थे। तो पहला क्या है, अयोग्य शासन। अयोग्य शासन के बारे में बता चुके हैं कि जब लुई 16 गद्दी पर आया तब उसके सामने कई समस्याएं थी, विकट समस्या थी कि उसके सामने पूरे राजकोष खाली था, तो उसको मतलब इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं था। तो ये भी क्या एक राजनीतिक कारण था। और क्या, कर व्यवस्था मतलब ठीक नहीं रही, क्योंकि
60% जमीन का हिस्सा क्या था, प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों के पास था। लेकिन जो टैक्स वाला है, जो टैक्स पे करना होता था, वो कौन पे करता था, तृतीय स्टेट के लोग। तो एक क्या है, कर व्यवस्था भी क्या है, राजनीतिक कारण है। दूसरा कारण क्या है, विशेष अधिकार। ठीक है, जो विशेष अधिकार क्या प्राप्त थे कि जो प्रथम व द्वितीय चर्च व कुलीन वर्ग के लोगों को, चर्च व कुलीन वर्ग को, ठीक है, क्या थे, जन्म आधारित कुछ अधिकार प्राप्त थे, जैसे टैक्स न देना। ठीक, टैक्स ना देना, और बल्कि क्या है, बाकी लोगों से मतलब तृतीय स्टेट के लोगों से, तृतीय स्टेट से टैक्स वसूलना, ये क्या थे, उनके कुछ जन्म आधारित अधिकार प्राप्त थे। ठीक, तो ये भी क्या है, सामाजिक कारण थे। और एक चीज हुआ, इसी समय क्या हुआ, 18वीं सदी में क्या हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ठीक, इसी समय क्या हुआ, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में कौन कौन आते हैं, जैसे मान लीजिए व्यापारी हो गया, शिक्षक हो गया, वकील हो गए, ये सब कौन कौन से आते हैं, मध्य वर्ग में। ठीक, मध्यम वर्ग में कौन कौन आता है, वकील, व्यापारी, शिक्षक, ये किस में आते हैं, मध्य, इसमें किसान वगैरह, बाकी सब लोग आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं विचारक वगैरह, जो मतलब जो विचारक वगैरह होते हैं वो आते हैं इसी वर्ग में। तो ये क्या थे, पढ़े लिखे लोग हुए। तो ये इन्होंने क्या उठाया, अपने प्रश्न उठाया कि जो मतलब प्रथम व द्वितीय स्टेट के लोगों को जो अधिकार प्राप्त हैं, प्रथम व द्वितीय स्टेट को मतलब जो अधिकार प्राप्त है उनको खत्म किया जाना चाहिए। ठीक है, जो उनको विशेष अधिकार प्राप्त हो उनको खत्म किया जाना चाहिए, जो क्या सभी लोगों के लिए मतलब लाभदायक हो, वैसे मतलब नियम व कानून लागू करने चाहिए। ये मतलब इन्होंने मतलब जो इनको अधिकार प्राप्त थे कुछ जन्म आधारित, उनके खिलाफ क्या हुए, व्यवसायी, शिक्षक वगैरह, क्या व्यापारी वगैरह लोगों ने क्या हुआ, प्रश्न उठाने शुरू किए। तो मध्यम वर्ग का भी बहुत बड़ा योगदान है फ्रांसीसी क्रांति में। ठीक है, अब मध्यम वर्ग में कौन 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 आता है, जैसे मान लीजिए इन्होंने, मध्यम वर्ग है क्या, इसका उदय हुआ 18वीं सदी में। ठीक, ये थे कौन, इन्होंने मतलब आम लोग थे जो क्या मतलब कुछ अपना कार्य, उनके वस्त्रों का व्यापार करके, जैसे व्यापारी वगैरह हो गए, वकील अपने पैसे करके क्या हुआ, ये मतलब एक मतलब तृतीय स्टेट के अमीर लोग थे। प्रथम व द्वितीय वर्ग को छोड़कर ये मतलब तृतीय स्टेट क्या थे, अमीर लोग थे, मतलब जो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति थे। तो इन्होंने जो कल्पना की कि जो प्रथम स्टेट व द्वितीय स्टेट को जो अधिकार प्राप्त है उनको खत्म किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, और एक चीज की जो जन्म आधारित है कुछ मतलब अधिकार है उनको खत्म किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या थे, 3 कारक थे जो फ्रांसीसी क्रांति होने के उत्तरदायी हैं। पहला जो हो जाएगा हमारा राजनीतिक का, सॉरी सामाजिक कारण, दूसरा क्या हो जाएगा आर्थिक कारण, और तीसरा क्या है राजनीतिक कारण। तो ये क्या थे, 3 अहम मुद्दे थे जो क्या है फ्रांसीसी क्रांति होने के कारण थे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। पीछे क्या पढ़ चुके, फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के बारे में क्या है पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, क्या मुद्दे थे, इसको हम क्या है थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो 5 मई 1789 को, 5 मई 1789 को, ठीक है, लुई 16 ने एक बैठक बुलाई जनरल स्टेट की, जो अपने क्या है नए करों को क्या है, बैठक किसने बुलाई 5 मई को, लुई 16 ने। ठीक है, नए कर के प्रस्ताव के लिए, नए करों के, ठीक है, प्रस्ताव के लिए क्या है लुई 16 ने एक बैठक बुलाई, किसकी, जनरल स्टेट की। ठीक है, जनरल स्टेट जनरल की क्या है एक बैठक बुलाई। ठीक है, अब इसमें इस बैठक में क्या था कि जो वहाँ के तृतीय स्टेट के लोग थे, इस बैठक में तृतीय स्टेट के लोगों का प्रवेश क्या था, वर्जित था। ठीक, तृतीय स्टेट का प्रवेश, ठीक है, वहाँ मतलब तृतीय स्टेट के लोग क्या नहीं जा सकते, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है लगभग 40,000, ठीक है, लगभग
40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों व मांगों को है, उनकी जो डिमांड थी उनको क्या है एक सूची बनाई गई और उसके माध्यम से जो उनके प्रतिनिधि थे, ये तृतीय स्टेट के जो प्रतिनिधि वगैरह थे, उनके माध्यम से उनकी शिकायतों को है वहाँ तक पहुँचाया गया। लगभग कितने 40,000 पत्रों के माध्यम। इसके बाद क्या स्टेट जनरल के नियम जो मतलब नियम थे इनके नियम के अनुसार क्या था, प्रत्येक वर्ग में से एक व्यक्ति क्या है मत दे सकता था। नियम के अनुसार क्या था, प्रत्येक वर्ग से केवल क्या है एक व्यक्ति मत दे सकता था। ठीक, ये क्या था स्टेट जनरल के नियम के अनुसार थे। अब इसके बाद क्या हुआ, अब उस समय क्या था, उसी समय संविधान में जो संविधान निर्माण हुआ था, तो उसी समय क्या संविधान निर्माण समय ऐसे नेशनल असेंबली जो थी संविधान निर्माण में क्या थी व्यस्त थी। तो उसी समय क्या था पूरा फ्रांस, उसी समय जो है पूरा फ्रांस जो है आंदोलित हो रहा था, क्योंकि ऐसे ऐसे नियम कानून बन रहे थे, इस कारण क्या था पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, उसी समय मतलब फ्रांस में क्या है ठंड अत्यधिक पड़ने के कारण क्या हुई, अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण क्या हुई फसल, ठीक है, फसल जो है नष्ट हो गई। इससे क्या हुआ, जब फसल नष्ट हो गई तो जिससे क्या है वहाँ का आम जनता का जो खाने का सामान है जो खाते हैं, तो उससे क्या होगा, जब फसल कम पैदा होगी तो क्या होगा, जो खाने वगैरह का सामान है वो क्या होगा कम बनेगा या कम होगा। इससे जो वहाँ का जो अन्य आम खाद्य पदार्थ था पाव रोटी, ठीक है, तो उसकी कीमत में क्या हुई वृद्धि हुई, उसकी क्या है कीमत बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, वहाँ के जो लोगों का आम भोजन था वो क्या था कम, इसकी डिमांड, तो इससे क्या लोग कम खरीद पाते थे। तो इससे क्या हुआ, जो वहाँ के बेकरी मालिक थे, वहाँ के जो बेकरी मालिक थे उन्होंने क्या किया, जो पाव रोटी जहाँ से बन के आता था तो वो क्या इकट्ठा मात्रा में अपने पास रख लेते थे और मतलब सप्लाई क्या है कम करते थे। तो इस कारण जो वहाँ की भीड़ थी, यहाँ के जो लोग बेकरी या दुकान के पास बाहर जो खड़े, क्योंकि घंटों लाइनें लगाने के बाद भी क्या है पाव रोटी नहीं मिल पाती थी, बड़ी मुश्किल से मिलती थी। तो इससे क्या हुए लोग परेशान हुए, तो क्या किया बेकरी मालिक क्या है मतलब देर से सामान देता था, तो इस कारण क्या वहाँ जो महिलाएं लाइन में लगी थी, ठीक है, महिलाओं ने क्या कर दिया दुकान पर क्या कर दिया धावा बोल दिया, ठीक है, दुकान पर धावा बोल दिया। ठीक, तो यहीं से ये क्या छोटे छोटे ऐसे कारण थे जो क्या है क्रांति होने के, जो फ्रांस की क्रांति के मतलब शुरुआत के क्रांति की शुरुआत क्या थे कारण थे, ऐसे छोटे छोटे कारणों से क्या है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो सम्राट था, जो राजा था लुई 16 था, उसने क्या किया, जो लुई 16 था उसने मतलब अपने सेना को कह दिया कि आप मतलब पेरिस में जाइए, जो क्या है विद्रोही लोग वगैरह जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो किसान वगैरह जो क्या विद्रोह कर रहे हैं उनका क्या करिए आप दमन करिए, उनको मतलब मारिए। तो इससे क्या हुआ, जब सम्राट का ऐसा आदेश हुआ तब क्या हुआ, वहाँ के जो आम लोग थे, जो जनता थे, जो नागरिक थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया, जो बास्तील किले पर क्या कर दिया धावा बोल दिया। ठीक है, अब यहीं से क्या है क्रांति की धीरे धीरे शुरुआत होती है। ठीक है, बास्तील किले पर क्या है आम नागरिकों ने, ठीक है, नागरिकों ने क्या कर दिया धावा बोल दिया और किले को क्या कर दिया नष्ट कर दिया। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, जब किले को नष्ट कर दिया वहाँ के आम नागरिकों ने, ठीक, और क्या अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भी गाँव में क्या है कई प्रकार की अफवाह फैल रही थी कि जो वहाँ का सम्राट है उसने क्या भाड़े पर लुटेरे मंगाए हैं फसल नष्ट करने के लिए। गांव में इस तरह कई अफवाहें फैल गई उसी समय। तो वहाँ के जो गांव के लोग थे उन्होंने क्या किया, जो गांव में क्या राजा किले बने थे, ठीक है, किलों को क्या कर दिया, वहाँ के आम लोगों ने क्या किया किलों को भी नष्ट कर दिया जो गांव वगैरह में बने थे। और जो उनके जो मतलब किसानों से संबंधित जो लगान के मतलब दस्तावेज वगैरह थे उनको क्या कर दिया अपने कब्जे में ले करके उनको जला वला करके किलो क्या है नष्ट कर दिए। तो ये क्या थे क्रांति की शुरुआत है। अभी क्या धीरे धीरे क्रांति की शुरुआत हुई है। अब इसके बाद यही सब छोटी छोटी चीजें जो क्या है क्रांति की शुरुआत होने का। अब इसके बाद हम देखें कि फ्रांस कैसे एक संवैधानिक राजतंत्र बना। ठीक है, इसके बाद हम देखें फ्रांस कैसे एक
राजतंत्र बना। ठीक है, अब इसके बारे में क्या है, 20 जून 1789 को, कब, 20 जून, ये सब चीजें क्या है, क्रांति के पहले की बात है। ये राजतंत्र कैसे बने, ये सब चीज पर, क्रांति मतलब क्रांति के थोड़ा समय पहले की बात है, जब क्रांति कब हुई थी, 14 जुलाई से क्या स्टार्ट हो गई थी क्रांति। तो ये क्या है, 20 जून की बात है, जून पहले आता था और उसके बाद जुलाई। ठीक है, तो 20 जून 1789 को, ठीक है, 20 जून 1789 को क्या है, लोगों ने अपने आप को एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित किया। ठीक है, लोगों ने कहाँ एकत्रित हुए, टेनिस कोर्ट पे। ठीक है, 20 जून 1789 को लोग टेनिस कोर्ट पर क्या हुए, एकत्रित हुए और अपने आप को क्या घोषित कर लिया, नेशनल असेंबली। ठीक है, क्या घोषित किया, ठीक है, नेशनल, ठीक है, अपने आप क्या घोषित कर लिया, नेशनल असेंबली। ठीक है, क्यों, अब जो कई लोग मतलब काफी मात्रा में जनसंख्या में लोग थे, तो उन्होंने अपने क्या क्या घोषित कर लिया, नेशनल असेंबली। अब इससे क्या हुए, लुईस स्टील क्या है, इनकी ताकत का अंदाजा लगा लिए। ठीक है, लुईस स्टील ने क्या है, इनकी ताकत का अंदाजा लगा लिया और इनको क्या है, नेशनल असेंबली जो इन्होंने अपने आप को घोषित किए, तो उसको क्या है, मान्यता मिल गई। ठीक है, इनको क्या है, एक प्रकार की नेशनल असेंबली क्या है, मान्यता मिल गई कि आप है मतलब नेशनल असेंबली। अब जब इनको मान्यता प्राप्त हो गई, नेशनल असेंबली को क्या है, कुछ मान्यता प्राप्त हो गई, कि इन्होंने क्या किया, जो लुईस 16 की शासन व्यवस्था थी, कर वाली शासन व्यवस्था, और क्या है, इसी के कर्तव्य मतलब बंधन वाली, ठीक, बंधन वाली शासन व्यवस्था को क्या है, खत्म करने क्या है, नियम पारित कर दिया। अब क्या है, जब लुईस 16 ने इनको मान्यता दे दी, तो इन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली में क्या किया, जो कर व्यवस्था और बंधन वाली जो सामंती व्यवस्था थी, जो उसको क्या है, उसको खिलाफ जो, ठीक है, उसको खत्म करने वाले क्या है, आदेश कुछ ऐसे पारित किए। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, 1791 में, ठीक है, 1791 क्या है, 91 में फ्रांस की राजतंत्रात्मक, ठीक है, राजतंत्र की संवैधानिक क्या है, नींव पड़ी। फ्रांस की 1791 में क्या, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र की, ठीक है, यहीं से क्या है, धीरे धीरे जो फ्रांस था एक राजतंत्र के रूप में बनता गया, धीरे धीरे क्या है, अब इसके बाद क्या है, ठीक, यहीं से क्या है, नींव मतलब धीरे किसी चीज मतलब किसी कोई घर बनाएंगे तो पहले क्या है, उसकी नींव पड़ेगी, उसके बाद क्या है, ऊंची बिल्डिंग बनेगी। तो यहीं से क्या, ये धीरे धीरे यहीं से फ्रांस जो है एक क्रांति की शुरुआत की ओर अग्रसर होने लगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि नेशनल असेंबली का उद्देश्य क्या था। ठीक है, जो इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया, इन्होंने मतलब विद्रोह किया, तो इनके उद्देश्य क्या थे, इनकी मतलब इच्छा क्या थी, क्या चाहते थे लोग। तो इसके बाद हम देखते हैं कि नेशनल असेंबली के उद्देश्य क्या क्या थे। ठीक है, इनके उद्देश्य क्या थे, इनके उद्देश्य ये थे कि जो मतलब सम्राट की शक्तियां हैं उनको क्या है, सीमित किया जाए। ठीक है, उनको खत्म किया जाए। ठीक, सम्राट की शक्ति को, ठीक है, सम्राट की शक्ति क्या करना, सीमित करना। ये क्या है, नेशनल असेंबली का पहला उद्देश्य था। उसके बाद क्या था, दूसरा उद्देश्य था कि जो मतलब सम्राट के हाथ में जो शक्तियां हैं उनको क्या, शक्ति को अलग अलग संस्था में बांटा जाए। ठीक है, शक्ति को क्या है, ठीक है, शक्ति को अलग अलग संस्था में बांटा जाए। ठीक है, ये क्या था इनका दूसरा, जैसे क्या है अपने यहाँ है, जैसे विधायिका, ठीक, विधायिका हो गया, कार्यपालिका और क्या है, न्यायपालिका। ठीक है, नेशनल असेंबली का उद्देश्य क्या था
कि जो सम्राट की शक्तियां उनको खत्म करना और शक्ति को अलग अलग संस्था में बांटना, जैसे क्या है विधायिका, क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। अब इसके बाद क्या है 1791 में क्या है 1791 का संविधान के कानून मनन का अध्ययन नेशनल। अब इसके बाद क्या हुई, जब इसको नेशनल असेंबली को कुछ ताकतें मिल गई, शक्तियां मिल गई, तो क्या है ये 3 वर्गों में क्या है बांटना चाहा। ठीक है। इन्होंने क्या शक्ति को अलग संस्था में बांट देगा और उसके बाद क्या विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में वर्गों में बांट। अब इसके बाद क्या 1791 में क्या है नेशनल असेंबली को क्या है कानून पारित करने का या संविधान का कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है। इसके 1791 में क्या है नेशनल असेंबली को ठीक है इसको क्या है नए कानून पारित करने का मतलब इन्होंने क्या है संविधान ने क्या है नेशनल असेंबली को 1791 में क्या है नए कानून पारित करने के लिए क्या है सौंप दिया गया। ठीक। अब इसके बाद हम देख लेते ये क्या थे नेशनल असेंबली के कुछ उद्देश्य थे। अब इसके बाद देखेंगे कि नए संविधान के अनुसार ठीक है कौन व्यक्ति क्या है मतलब महिलाओं के पुरुषों की क्या भागीदारी है। ठीक है। इसके अनुसार नए संविधान के अनुसार ठीक है जो नेशनल असेंबली ने जो नए संविधान बनाए थे उसके अनुसार क्या है जो वहाँ के मतलब नागरिकों का या किसका कितना अधिकार था। ठीक। नए संविधान के अनुसार क्या अधिकार थे क्या लोगों को, तो ठीक। तो नए संविधान का अधिकार मतदान का अधिकार जैसे हो गया। ठीक है। मतदान का अधिकार किस चीज का मतदान का अधिकार किसको था। ठीक है। मतदान का अधिकार जो मतलब उसको सक्रिय नागरिक को था। ठीक है। मतदान का अधिकार किसको था सक्रिय नागरिक को। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि सक्रिय नागरिक आखिर है कौन। ठीक है। तो देखेंगे कि सक्रिय नागरिक वह व्यक्ति है जो क्या हो पुरुष हो। ठीक है। सक्रिय उसको क्या है मतदान का अधिकार उसको प्राप्त था जो क्या हो पुरुष हो जिसकी उम्र कितनी हो 25 से अधिक। ठीक है। 25 वर्ष से अधिक है वे क्या है सक्रिय नागरिक है। ठीक है। वे क्या है मतदान कर सकता है। अब इसके बाद क्या जो क्या है 3 दिन तक ठीक है जो 3 दिन ठीक है 3 दिन की मजदूरी के बराबर 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देता हो। ठीक है। जो क्या है 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स दे सकता है वे क्या है सक्रिय नागरिक कहा जा सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये मतलब ये क्या सक्रिय नागरिक है। अब इसके बाद वहाँ महिलाएं भी तो होगी तो महिलाएं और जो अन्य पुरुष इसके बावजूद जो बचते हैं मतलब 25 वर्ष से जो नीचे वे क्या है निष्क्रिय नागरिक है। ठीक है। उनको कोई मान्यता नहीं। इसके बाद क्या राजा की शक्तियों क्या है विधायिका अभी हम पीछे बता चुके कि राजा नए संविधान के अनुसार क्या था ये चीजें थी। और उसके बाद क्या है जो मतलब जो राजा की शक्तियों क्या है न्यायपालिका और कार्यपालिका में क्या है विभाजित कर दिए गए। ठीक। विभाजित करके हस्तांतरित कर दिए गए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि वहाँ के राजनीतिक प्रत्ययों को क्या है कुछ मायने थे। ठीक है। जैसे जो व्यक्ति क्या थे पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक। राजनीतिक ठीक प्रतीकों के मायने। ठीक है। अब इसमें देखो जैसे मान लीजिए वहाँ के जो व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति हैं। ठीक है। जो फ्रांस के अशिक्षित व्यक्ति हैं वे क्या अखबार तो पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है। कुछ चीज़ों को पढ़ तो उनको क्या है उनको समझाने के लिए वहाँ के लोगों ने क्या है कुछ चिन्ह बनाए। ठीक है। जैसे टूटी हुई जंजीर का मतलब था ठीक टूटी हुई जंजीर का मतलब क्या था आज़ादी। ठीक है। मान लीजिए टूटी हुई जंजीर का मतलब हम किसी बंधन से मुक्त है। अगर जंजीर टूटी अगर बंधी होती तो क्या है हम मतलब किसी बंधन में। उसके बाद है ठीक है टूटी जंजीर का मतलब क्या था आज़ादी। और क्या है छड़ों का गट्ठर मतलब ये क्या थे एक प्रकार से एकता का प्रतीक है। छड़ों का गट्ठर क्या था एकता का प्रतीक था। तो इसी तरह का जैसे राजदंड है जो क्या है शाही सत्ता का प्रतीक है। ठीक है। राजदंड क्या था शाही ठीक राजदंड क्या था शाही सत्ता का
प्रतीक था। तो ऐसे ही क्या राजनीतिक जैसे जो अशिक्षित व्यक्ति उनको समझाने के लिए क्या है ऐसे कुछ चिन्ह बनाए गए थे और तस्वीर चित्र बनाए गए थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके। तो यहाँ से क्या है वीडियो का पार्ट 1 समाप्त होता है। ठीक है, तो इसके बाद का जो बाकी बचा हुआ वीडियो के दूसरे पार्ट में होगा। तो आप जो है इस मेरे वीडियो का अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।